एक कहावत है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह कहावत अलेक्जेंडर पर पूर्णतः चरितार्थ हो रही थी। गुरु अरस्तु के निर्देशन में उसने जहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वहीं उसमें विरोचित गुणों का भी विकास होता गया। 17-18 वर्ष की अवस्था में ही वह सैन्य अभियानों में भाग लेने लगा था। इन सैन्य अभियानों में भाग लेने की महती इच्छा तब से अलेक्जेंडर के मन में हिलोरे मारती थी, जब से उसने अस्त्र शस्त्र व सैन्य संचालन का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह अपने पिता से उसके सैन्य अभियानों में भाग लेने का जब आग्रह करता तो पिता फिलिप उससे कहता था, बेटे, यह सैन्य अभियान बच्चों का खेल नहीं है, किंतु योद्धाओं का तो खेल है। अलेक्जेंडर का उत्तर होता था। अलेक्जेंडर के ऐसे उत्तर पाकर फिलिप उसे पहले तो आश्चर्य से देखने लगता था, फिर मुस्कुराकर समझाने की चेष्टा करता और कहता था, देखो बेटा, हट मत करो। युद्ध अभियानों के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ। यूनान विजय मेरा लक्ष्य है। इन विजयों के पश्चात तुम संपूर्ण यूनान के सम्राट बनोगे। आप तो केवल यूनान ही जीतना चाहते हैं पिताजी, किंतु मैं सारी दुनिया जीतना चाहता हूँ। उससे पहले मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मुझे किसी सैन्य अभियान के संचालन का अवसर दें। यदि मैं उस अभियान में सफल नहीं रहा तो कभी मुझे उसका दायित्व मत सौंपना, फिर मैं आपसे भी ऐसा आग्रह नहीं करूंगा। फिलिप ने चौंक कर अलेक्जेंडर को देखा। आत्मविश्वास के अलेक्जेंडर उसे साक्षात मूर्ति नजर आया। वह हैरान था कि अभी छोटी सी अवस्था में सिकंदर कितने आत्मविश्वास के साथ उसे सैन्य अभियान को सफल कर दिखाने की गारंटी दे रहा है। क्या सोचने लगे पिताजी? अलेक्जेंडर ने फिलिप को मौन होते देख प्रश्न किया। क्या मुझे एक अवसर देंगे जिसमें मैं आपके किसी सैन्य अभियान को सफल करके दिखा सकूं? मैं प्रत्येक कार्य विचार करने के बाद ही करता हूँ बेटे। इस विषय में निर्णय से पूर्व मैं विभिन्न लोगों से परामर्श करूंगा कि तुम्हें ऐसा अभियान सौंपना उचित होगा अथवा नहीं। इतना कहकर फिलिप चल दिया था और अलेक्जेंडर उस समय गहरी सांस छोड़कर ही रह गया था। उन्हीं दिनों एक और घटना हुई। फिलिक्युनिस नाम का एक व्यक्ति जो थेसोलियन था, बुकफिलिस नाम का एक घोड़ा लेकर राजा फिलिप के पास पहुंचा। फिलिक्युनिस वह घोड़ा 30 टेलेंट्स में फिलिप को बेचना चाहता था, किंतु जब फिलिप उस घोड़े की परीक्षा के लिए मैदान में पहुंचा तो उसने पाया कि वह घोड़ा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह काबू में भी कठिनाई से होता था, साथ ही सवारी के समय नियंत्रण से बाहर हो उठता था। फिलिप ने उस घोड़े को नियंत्रण करने की कई चेष्टाएं की, परंतु उसके प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। फिलिप के दरबार के कई विशेषज्ञों ने उस घोड़े को आजमाया, परंतु वे भी हताश हो गए। उसी समय जब सभी उस बुकफिलिस नाम के घोड़े को संभाल पाने में हताश हो चुके थे और फिलिक्युनिस से कह रहे थे, यह घोड़ा खरीदने योग्य नहीं है, क्योंकि ना तो यह नियंत्रित रह पाता, ना निर्देश को समझ पाता है। वहीं अलेक्जेंडर भी उपस्थित था। उसने उस घोड़े को देखा तो अपने पिता फिलिप से कहा, कितना शानदार घोड़ा है, ये इसे छोड़ रहे हैं, साथ ही ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे। फिलिप ने अलेक्जेंडर के शब्दों को सुना, किंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद अलेक्जेंडर ने जब अपना वही वाक्य पुनः दोहराया तो फिलिप ने तेज नजरों से अलेक्जेंडर को देखते हुए कहा, देखो अलेक्जेंडर, मेरे दरबार के जिन व्यक्तियों ने इस घोड़े की परीक्षा की है वे तुमसे आयु और अनुभव में बहुत बड़े हैं। उनसे अधिक तुम इस विषय में नहीं जानते। वे जब बुकफिलिस को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर सकोगे? मैं बुकफिलिस को नियंत्रित करके दिखाऊंगा, अलेक्जेंडर ने दृढ़ आत्मविश्वास से कहा। मैं उनसे इस विषय में अधिक अनुभव रखता हूं और वह कर दिखाऊंगा जो ये नहीं कर सके। और यदि तुम बुकफिलिस को नियंत्रित नहीं कर सके तो बताओ कि तुम्हारी इस घृष्टता का क्या दंड होगा? फिलिप अलेक्जेंडर को घूरते हुए बोला, तब मैं इस घोड़े की पूरी कीमत अदा करूंगा। अलेक्जेंडर की इस बात पर सभी लोग हंसने लगे, परंतु अलेक्जेंडर ने उनकी हंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह तेजी से घोड़े की तरफ दौड़ पड़ा। उसने तुरंत उसकी लगाम को पकड़ा और पहले घोड़े का मुंह तुरंत सूर्य की दिशा में कर दिया। इसकी वजह यह थी कि अलेक्जेंडर समझ गया था कि घोड़ा जमीन पर पड़ती हुई अपनी ही छाया देखकर परेशान और भयभीत था।
इसके बाद उसने प्यार से घोड़े को पुचकारा और बड़े आहिस्ता से उसकी पीठ पर बैठा। हौले से एंड लगाकर घोड़े को आगे बढ़ाया, फिर उसे मैदान में कई चक्कर दौड़ाते हुए लगा दिया। यही नहीं, अलेक्जेंडर ने उसे पिछली 2 टांगों के बल कई बार ऊपर तक उठाया। बुकफिलिस नाम का वह घोड़ा अलेक्जेंडर का दोस्त जैसा बन गया था। फिर अलेक्जेंडर घोड़े को दौड़ाते हुए उस स्थान पर वापस आया जहां फिलिप खड़ा प्रसन्नता और आश्चर्य से उसे आते देख रहा था। फिलिप के पास आकर जैसे ही अलेक्जेंडर घोड़े से नीचे उतरा तो हंसते हुए प्यार से फिलिप ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, ए मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे हौसले, बहादुरी तथा सूझबूझ के सामने सब कुछ छोटा हो चुका है। भले ही मकदूनिया के लिए तुम छोटे से हो। जिस अलेक्जेंडर को फिलिप अब तक एक साधारण बालक समझ रहा था, वह इतना योग्य हो गया था, यह उसने सोचा भी नहीं था। उस दिन की घटना के बाद फिलिप को विश्वास हो गया कि उसका पुत्र ऐसी विलक्षणता रखता है कि जिस पर संपूर्ण यूनान गर्व कर सके। फिलिप को इस घटना का दृश्य बारंबार स्मरण हो रहा था जब उसके बेटे अलेक्जेंडर ने बुकफिलिस नामक घोड़े को देखते ही देखते नियंत्रित कर लिया था। उसने देखा कि अलेक्जेंडर में किंचित भी भय नहीं दिखाई पड़ रहा था और जिस कार्य को उसके दरबारी करने में असमर्थ सिद्ध हुए, उसे पलक झपकते ही उसने कर दिखाया था। सभी चमत्कृत हो उठे थे। अपने पुत्र के विशेषताओं के प्रभाव से फिलिप भी नहीं बच सका। यही सोच फिलिप को मुस्कुराने पर बाध्य कर रही थी। अब वह निश्चय कर चुका था कि अलेक्जेंडर उसके साथ सैन्य संचालन के लिए जा सकता है। फिलिप को इस विषय में विश्वास होने लगा था। इसके बावजूद वह अलेक्जेंडर को सैन्य अभियान में ले चलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इस विषय में उसने अरस्तु से परामर्श करने का सर्वप्रथम निर्णय किया। फिलिप को यही उचित प्रतीत हुआ कि अलेक्जेंडर के मामले में अरस्तु से ही परामर्श करना उचित होगा, क्योंकि सिकंदर की शिक्षा उन्हीं के निर्देशन में हो चुकी थी। यह सोचकर फिलिप ने अरस्तु के पास जाने का कार्यक्रम बनवाया। कार्यक्रम निश्चित करते ही वह अरस्तु से भेंट करने हेतु चल पड़ा, क्योंकि अरस्तु इन दिनों राजमहल में नहीं बल्कि अपने निम्फस माइजा स्थित विद्यालय की देखरेख में गया हुआ था। निम्फस नामक एक माइजा के निकट था, जहां उस युग के विख्यात दार्शनिक अरस्तु का शिक्षा केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में विभिन्न दार्शनिक विषयों के अतिरिक्त कला, औषधि विज्ञान तथा आदि की व्यवहारिक व प्रायोगिक शिक्षा दी जाती थी। इन दिनों अरस्तु इसी शिक्षा केंद्र में थे। राजनीति, दर्शन तथा पराविज्ञान की इस विभूति का यश संपूर्ण यूनान में उस समय फैला हुआ था। इसी विद्वता और योग्यता के कारण गुरु प्लेटो के निर्देश पर अरस्तु ने यूनान सम्राट फिलिप के दरबार में प्रमुख सलाहकार बनकर फिलिप का मार्गदर्शन स्वीकार किया था। परंतु राजनीति के मार्गदर्शन संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अरस्तु ने अपने इस शिक्षा केंद्र की उपेक्षा नहीं की थी। इसीलिए वे प्रायः इस शिक्षा केंद्र में अधिकाधिक समय व्यतीत करते थे, क्योंकि वहां शिक्षा अर्जन के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से छात्र आया करते थे। उन्हें अरस्तु की वाणी सुनने का चाव होता था। इन कार्यों से निर्वृत्त होकर अरस्तु एकांत स्थान में बने पत्थर के आसन पर आकर बैठते और अपने नेत्र मूंद कर आत्मचिंतन में तल्लीन हो जाते थे। ऐसे अवसरों पर उस दार्शनिक के निकट जाने की किसी को आज्ञा न थी। यह वही समय था जब सम्राट फिलिप उन शिक्षा केंद्र में पहुंचे थे। सम्राट फिलिप के आने का समाचार शिक्षा केंद्र के अन्य संचालकों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने फिलिप की सम्मानपूर्वक अगवानी की और तुरत फुर्त उन्हें राजोचित ढंग से बैठने का प्रबंध किया। परंतु फिलिप ने उन शिक्षा केंद्र संचालकों से कहा, मैं महान अरस्तु से मिलने आया हूँ, उन्हें सूचित करो, मैं अभी उनसे मिलकर वापस लौटना चाहता हूँ। फिलिप के स्वागत में शिक्षा केंद्र के संचालक तथा छात्र उपस्थित हुए थे। उन्होंने जब फिलिप की इच्छा को सुना तो वे सब दुविधा में पड़ गए। उनसे कुछ कहते ही नहीं बना, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस समय शिक्षा केंद्र के कुलपति अरस्तु अपने एकांत में है, जहां विक्षेप करना किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। छात्रों में तो ऐसा कार्य करने के लिए साहस ही न था। फिलिप ने सभी के चेहरों पर जब उलझन देखी तो उसने पूछा, आप लोग दुविधा ग्रस्त क्यों हैं? महाराज,
एक शिक्षा केंद्र के संचालक ने सकुचाते हुए कहा। इस समय माननीय अरस्तु अपने एकांत में है। हम इस समय उनके एकांत में विक्षेप नहीं कर सकते। ओह, फिलिप के मुंह से निकला। तब तो मुझे महान अरस्तु से बिना मिले ही वापस लौटना होगा। यह कहते हुए फिलिप निराश भाव से उठ खड़ा हुआ। ठहरिए महाराज फिलिप। अचानक वहां अरस्तु का स्वर गूंजा। अरस्तु के इस स्वर को सुनकर वहां उपस्थित छात्र, विद्यालय के संचालक समेत फिलिप भी बुरी तरह चौंक पड़ा। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि उस ओर से अरस्तु चले आ रहे हैं। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थिरक रही थी। वहां अचानक अरस्तु का अनायास और अप्रत्याशित रूप से आना सभी के लिए चौंकने वाला था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अरस्तु ने एकांत सेवन के समय का अतिक्रमण करते हुए किसी से भेंट की हो। अतिरिक्त फिलिप के साथ ही सभी छात्रों और शिक्षा संचालकों को इस बात पर भी आश्चर्य था कि जब अरस्तु को फिलिप के आने की किसी ने सूचना ही नहीं दी तो उन्हें फिलिप के आने का ज्ञान कैसे हो गया। अरस्तु ने सभी के मन के भावों को पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अप्रत्याशित आगमन से आप सभी हतप्रभ ना हो। मेरी एकांत साधना का ही परिणाम है कि मैंने अपने भीतर ऐसी विशेषताएं विकसित कर ली हैं जिनके द्वारा किसी भी घटना का पूर्वाभास सहज ही हो जाता है। इसी कारण मुझे अपने एकांत में महाराज फिलिप के आने का आभास हुआ और मैं इधर चला आया। जीवन और चरित्र को पावन बनाकर कोई भी मेरे जैसे इस क्षमता को अर्जित कर सकता है। सभी उपस्थित जनों की जिज्ञासा को शांत करके अरस्तु ने फिलिप को स्वागतपूर्ण शब्द कहे। फिर वे उन्हें लेकर अपने कक्ष की ओर चल पड़े।